डियर स्टूडेंट्स एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल साइंस हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग का मिड टर्म का एग्जाम है 10 सितंबर को। आई होप आप लोग ने सभी ने तैयारी कर ली होगी बहुत अच्छे से, ठीक है। और अभी भी तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि कल का बेटा सिर्फ एक ही दिन का आप लोग को साइंस में गैप मिला है। तो यहाँ पे आज बेटा मैं अपनी वीडियो लेकर के आई हूँ जिसमें कि मैं आपको एक क्विक रिवीजन करवाऊंगी, ठीक है, फॉर मिड टर्म एग्जामिनेशन, ताकि इससे जो है वो आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। तो यहाँ पर जो है मैंने बेटा मिड टर्म का सिलेबस लिख रखा है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे इसमें 7 चैप्टर्स आ रहे हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, हीट वाला चैप्टर, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट एंड फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस। तो बेटा ये वाले तो दोनों जो है वो आपकी PT1 एग्जाम में आ चुके हैं, इस वजह से इनकी तो तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हुई भी होगी। बाकी ये जो चैप्टर है हीट से लेकर के फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस तक का, बेटा ये आपके न्यू चैप्टर हैं जो कि आपके मिड टर्म में आएंगे। हम लोग सारा सिलेबस कंप्लीट कर ही चुके हैं, राइट। और बेटा इस बार आपका जो है वो 80 मार्क्स का पेपर आएगा क्योंकि ये मिड टर्म एग्जामिनेशन है। तो इसमें से हम लोग जो है थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं हर चैप्टर में से। जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, राइट। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट का मतलब क्या है, यानी कि प्लांट्स के अंदर खाना किस तरीके से बनता है आपका, राइट। तो जिस तरीके से आप लोग पढ़ चुके हैं, प्लांट्स जो है वो अपना खाना जो है वो सूरज की रोशनी में बनाते हैं, राइट, बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, राइट। तो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? टू क्रिएट, यानी कि किसी भी चीज का बनना, यानी कि टू क्रिएट, टू क्रिएट। नेक्स्ट है फोटो। फोटोन का मतलब क्या होता है? लाइट, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में किसी चीज का बनना। तो किस चीज का बनना? खाने का बनना, यानी कि फूड का बनना। तो आप लोग जैसे सब लोग जानते हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस आपको डिफाइन करने के लिए आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है? फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिखनी है, उसकी इक्वेशन लिखनी है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द फोटोसिंथेसिस, राइट। इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस क्या होती है? यानी कि ग्रीन प्लांट्स, यानी कि हरे पौधे जो होते हैं वो अपना खाना सूरज की रोशनी, क्लोरोफिल, वाटर एंड मिनरल्स की प्रेजेंस में बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चीज देखनी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारी कहाँ से आती है? एटमॉस्फेयर से आती है, ठीक। इसके बाद में है आपका वाटर। ये वाटर कहाँ से आता है आपका? प्लांट जो है अपनी रूट के जरिए जमीन से एब्जॉर्ब करते हैं। इसके साथ में इनके मिनरल्स भी जाते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। क्लोरोफिल कहाँ पे होता है? क्लोरोफिल जो है पौधों की ग्रीन पत्तियों के अंदर मौजूद होता है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। ये आपका ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि सूरज की रोशनी को, यानी कि सनलाइट को क्या करता है? ये एब्जॉर्ब करता है, राइट, जो सूरज से रोशनी आती है। इसके बाद में क्या होता है? यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। खाना क्या होता है? यानी कि फूड, राइट, FWD फूड, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, STARCH, स्टार्च। इसका फॉर्मूला क्या होता है? आपका जो केमिकल नेम है C6H12 एंड O6, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो है मिलकर के वो क्या बना रहे हैं? खाना बना रहे हैं। दिस इज द इक्वेशन फॉर द फोटोसिंथेसिस। और इसी चीज को आप डिफाइन कर देंगे कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। रही बात डायग्राम की, तो आप यही चीज आप डायग्रामेटिकली भी आप इसको शो कर सकते हैं। कैसे करके शो करेंगे? आपको एक ग्रीन प्लांट बनाना है, कोई भी एक आप ग्रीन प्लांट बना लीजिए यहाँ पर, ठीक। इस तरीके से ये आपने ग्रीन प्लांट बनाया, राइट। यहाँ पे आप क्या चीज दिखाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी एटमॉस्फेयर से आ रही है। वाटर कहाँ से आ रहा है? आपका रूट्स के जरिए आ रहा है वाटर। क्लोरोफिल ऑलरेडी आपका यहाँ पे मौजूद था, हरी पत्तियों के अंदर मौजूद था, ठीक। तो ये तीनों चीजें मिलकर के आपकी पत्ती के अंदर क्या चीज बना रही है? फूड बना रही है। ये आप डायग्रामेटिकली भी शो कर सकते हैं। उसके बाद में जो ग्रीन प्लांट है फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को तो अंदर लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, ठीक। ये आपका पूरा डायग्राम हो जाएगा। आप इस तरीके से एरो के थ्रू दिखाएंगे कि ऑक्सीजन इसमें से रिलीज हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ग्रीन प्लांट्स के अंदर आ रही है।
तो दिस इज द फोटोसिंथेसिस या न्यूट्रिशन इन द प्लांट। इसके अलावा दूसरे प्लांट्स और होते हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती, जिनको कि हम हाइड्रोट्रॉफिक प्लांट्स कहते हैं, यानी कि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते बिकॉज दे आर नॉट ग्रीन, उनके अंदर ग्रीन पिगमेंट या क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। तो जैसे कि आपके बुक में एक एग्जाम्पल है, एक प्लांट है पिचर प्लांट, जिसको कि हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं, जो कि क्या करता है, इंसेक्ट्स को खाता है। जब इंसेक्ट उसके ऊपर आकर के बैठता है तो वो उसको एंगल्फ कर लेता है और वहीं पे उसका डाइजेशन होता है, राइट। इसी तरीके से एक है आपका कस्क्यूटा, आपके बुक में एग्जाम्पल है किसी की, कस्क्यूटा की, ठीक। इसे क्या कहते हैं हम, अमरबेल, क्या कहते हैं हम इसको, अमरबेल। अमरबेल क्या करती है, ये भी येलो कलर का सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। आप लोगों ने प्लांट्स के ऊपर देखा होगा, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर रस्सी की तरह से बारीक बारीक कुछ रस्सी की तरह से येलो येलो कलर के पड़े हुए होते हैं सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, दे आर कॉल्ड एज अ कस्क्यूटा, और इनके अंदर भी क्लोरोफिल नहीं होता। इस वजह से ये क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट से अपना खाना एब्सॉर्ब करते हैं। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, पैरासाइट। क्यों, क्योंकि ये जो है अपना खाना उससे दूसरे वाली ग्रीन प्लांट से एब्सॉर्ब करता है, राइट। इसी तरीके से एक होती है आपकी फंजाई, ठीक। क्या होती है ये, फंजाई, आप इसको कह सकते हैं फफूंद कह सकते हैं। ये क्या होते हैं, ये सेप्रोट्रॉप्स होती हैं। ये क्या होते हैं बेटा, सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना दूसरे डेड ऑर्गेनिज्म से एब्सॉर्ब करते हैं, दे आर कॉल्ड एज द सेप्रोट्रॉप्स। और इस तरह के न्यूट्रिशन को सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट में ये चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है जिसमें हम कोई रिवीजन कर रहे हैं। इसी तरीके से आपका आता है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, राइट। तो ये तो हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा। अब एनिमल्स के न्यूट्रिशन में क्या है बेटा, आपका एनिमल्स के न्यूट्रिशन में आपके जो सिलेबस में है वो है न्यूट्रिशन इन अमीबा, कि अमीबा किस तरीके से अपना खाना हासिल करता है, ठीक। अमीबा क्या होता है, सबसे पहले तो जैसे कि हम लोग जानते हैं सभी कि अमीबा जो है वो एक इरेगुलर शेप का होता है। इस तरीके से इसके अंदर सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होता है, ये इसकी सेल वॉल होती है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है, और उसके बाद में इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक। इसके अंदर क्या चीज होती है, न्यूक्लियस होता है। अब अमीबा जो है वो क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा क्या चीज है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। ये अपना खाना किस तरीके से हासिल करता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है। यूनि का मतलब होता है वन, सेलुलर का मतलब होता है मेड अप ऑफ अ सेल, यानी कि सिंगल सेल का बना हुआ आपका ऑर्गेनिज्म है। अब होता क्या है इसके अंदर, अमीबा के अंदर जब कोई फूड पार्टिकल, क्या होता है अमीबा में, जब कोई फूड पार्टिकल इसके नजदीक आता है तो अमीबा क्या करता है, अपने अंदर से सीडोपोडिया जो है वो निकालता है, यानी कि आउटग्रोथ, फिंगर लाइक आउटग्रोथ इसमें से निकलती हैं, जिनको कि हम कहते हैं सीडोपोडिया। क्या कहते हैं हम इनको, सीडोपोडिया। सीडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट, यानी कि फॉल्स फीट, मतलब दे आर नॉट ट्रू फीट्स, जैसे कि हमारे फीट होते हैं इस तरीके से नहीं होते, बट दे आर फॉल्स फीट। अब जब इसके करीब कोई भी खाना आता है, कोई भी फूड पार्टिकल आता है, ये अपने सीडोपोडिया को ओरिजिनेट करता है, और सीडोपोडिया क्या करते हैं, वो इस फूड पार्टिकल को एंगल्फ कर लेते हैं। क्या करते हैं, एंगल्फ कर लेते हैं, और यहाँ पर जहाँ पर ये इसको एंगल्फ करता है सीडोपोडिया, यहाँ पे एक ये फूड वैक्यूल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, फूड वैक्यूल बना लेते हैं, और आप इसको टेम्परेरी स्टमक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, टेम्परेरी स्टमक। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन होता है तो उस वक्त ये चीज यहाँ पे आपकी बन जाती है, इसके बाद में ये डिजनरेट हो जाता है या खत्म हो जाता है। तो ये टेम्परेरी स्टमक है। यहाँ पे क्या हुआ, खाना इसने ले लिया अमीबा ने अंदर, यहाँ पे पूरा डाइजेशन वगैरह सब कुछ होगा इसका। जैसे कि आपकी जितनी भी स्टेप्स होती हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में, आपकी 5 स्टेप्स होती हैं। इंजेशन यानी कि खाने को अंदर लेना, डाइजेशन यानी कि खाने का जो है वो डाइजेस्टिव जूसेस के साथ में मिलना, और उसके बाद में उसका पूरा डाइजेशन होना, उससे एनर्जी रिलीज होना, ठीक। एब्जॉर्प्शन, उसके बाद में जो न्यूट्रिएंट्स हमने लिए, ऑर्गेनिज्म ने जो भी न्यूट्रिएंट्स लिए उनका पूरे तरीके से ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होना, और एसिमिलेशन यानी कि उन न्यूट्रिएंट्स का ब्लड के अंदर मिक्सअप होकर के पूरी बॉडी में फैल जाना, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एंड द लास्ट स्टेप होती है आपकी इजेशन, यानी कि जो आपका वेस्ट मटेरियल बना या रिमूवल ऑफ द वेस्ट इज कॉल्ड एज इजेशन। तो ये पांचों की पांचों स्टेप्स जो है वो भी अमीबा में होती हैं। यहाँ पे इसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद में क्या होता है, पूरा एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन।
अमीबा की पूरे साइटोप्लाज्म में मिल जाता है और इससे इसको एनर्जी मिलती है। लास्ट में क्या बचा, यहाँ पे आपका जो वेस्ट मटेरियल बचता है, फूड का जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो अमीबा की बॉडी में जाकर के एक जगह एक्यूमुलेट हो जाता है और एक्यूमुलेट होने के बाद में जहाँ पर ये एक्यूमुलेट होगा वहां से अमीबा की वॉल जो है वो रप्चर हो जाती है और ये वेस्ट मटेरियल जो है वो बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है। इसको हम कहते हैं एजेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी ऑफ द अमीबा इज कॉल्ड एज एजेशन। फिर इसके बाद में ये अमीबा अपने ओरिजिनल जैसे है इसका ये फूड वैक्यूल भी खत्म हो जाता है, इसी वजह से हमने इसको टेम्परेरी स्टमक कहा था, राइट। इसके बाद में है आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, ठीक। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में क्या रहेगा आपका, वही आपकी 5 स्टेप्स रहेंगी। क्या स्टेप्स हैं हमारी, जो हमारी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर, स्टेप्स है हमारी नंबर 1 इंजेक्शन, जैसे कि हमने आपको अमीबा में बताया। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, इंजेक्शन यानी कि खाने को अंदर लेना, शन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये प्रोसेस है इंजेक्शन यानी कि खाने को अंदर की तरफ लेना। नंबर 2 डाइजेशन, जो चीज हमने ली उसका फिर क्या होना है, हजम होना या डाइजेस्ट होना, इज कॉल्ड एज डाइजेशन। इसके बाद में आता है एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो हमने खाना खाया वो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद में जो उसके न्यूट्रिएंट्स थे उनका एब्जॉर्प्शन होना हमारी बॉडी के अंदर, इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद में नेक्स्ट स्टेप आती है आपकी इजेशन, एसिमिलेशन, सॉरी एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स आपके एब्जॉर्ब हुए इनका ब्लड के साथ में मिक्सअप हो जाना, इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन, और बॉडी के तमाम पार्ट्स में पहुंच जाना, ठीक, और इससे हमें एनर्जी मिलना, इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। द लास्ट वन स्टेप जो है वो हमारी रह जाती है इजेशन, EGESTION, इजेशन। इसे कहते हैं इजेशन और इसे कहते हैं इंजेशन। इजेशन का मतलब क्या है, एसिमिलेशन के बाद में जो भी आपका वेस्ट बचा, ठीक, जो भी आपका क्या बचा, वेस्ट बचा, उसका रिमूवल हो जाना, बॉडी से बाहर निकल जाना, इज कॉल्ड एज इजेशन, राइट। तो इसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है बेटे, आप लोग को वो बहुत अच्छे से करना है, ठीक है, क्योंकि डायग्राम्स आपके आते हैं, साइंस जो है वो इज इनकम्प्लीट विदाउट द डायग्राम्स। और इसमें आपकी टंग इन्वॉल्व होती है, टंग के ऊपर आपके जो भी क्या कहते हैं आपके ग्लैंड्स हैं, वो आपके स्वीट कहाँ से पता चलता है, सॉल्ट कहाँ से, बिटर कहाँ से पता चलता है, सोर कहाँ से पता है, वो भी एक डायग्राम है आपकी बुक में, आपको वो डायग्राम भी बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद में पूरा डाइजेशन का प्रोसेस कि खाना कैसे करके गया, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर मिली, कौन से जो आपके डाइजेस्टिव जूसेस हैं, एंजाइम्स हैं, वो कौन से कहाँ पर मिले, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करनी है, क्योंकि इनमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि मतलब व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, पूरा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, और बेटा इसके अंदर से छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पर होता है, आपका स्टमक में होता है, राइट। तो स्टमक में जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका काम क्या है, इसका काम है कि खाने के मीडियम को एसिडिक बना देना। क्या बना देना, खाने की मीडियम को एसिडिक बना देना, क्योंकि अगर खाने का मीडियम जो है वो एसिडिक नहीं बनेगा हमारे स्टमक के अंदर, तो इसके ऊपर हमारे दूसरे एंजाइम जो है वो काम नहीं करेंगे, जैसे कि पैक्सिन है, ट्रिप्सिन है, वो हमारे काम नहीं करेंगे, इस वजह से HCl जो है वो हमारे स्टमक पे रिलीज होता है। सिमिलरली और छोटा क्वेश्चन आपका, जैसे कि गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में क्या होता है, लीवर क्या करता है, लीवर से आपका क्या चीज सीक्रेट होती है, आपका बाइल जूस सीक्रेट होता है, ठीक, येलोइश कलर का सब्सटेंस होता है ये लीवर से जो कि रिलीज होता है, जिसको कि हम बोलते हैं बाइल या बाइल जूस बोलते हैं, जो कि क्या करता है, ये गॉल ब्लैडर में जाकर के स्टोर हो जाता है, और जरूरत पड़ने पर ये ड्रॉप वाइज खाने के ऊपर गिरता है, और ये क्या करता है, आपका जो बाइल है वो हमारा फैट्स को एब्सॉर्ब करने में या उसको डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क के क्वेश्चंस के MCQs कह लीजिए आप, या 2 मार्क्स के क्वेश्चन, वो इस तरीके से एंजाइम्स के ऊपर आ सकते हैं, प्लस इसका डायग्राम आ सकता है आपका। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। छोड़ना कुछ भी नहीं है, सारी एक्सरसाइजेस करनी है, और प्लस इन बिटवीन द चैप्टर्स जो हम एडिशनल क्वेश्चंस कराते हैं वो भी आपको करना है, कीवर्ड्स करना है, ऑल द डायग्राम्स आपको करना है। इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, ठीक, क्या है आपका एक एसिड बेस एंड सॉल्ट्स वाला जो चैप्टर है, उसमें से आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड, ठीक है, बेस,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट्स, डिफरेंस बिटवीन क्या रहता है एसिड में और बेस में, क्या डिफरेंस होता है, एसिड्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, हम कैसे करके मतलब पता कर सकते हैं कौन सी चीज़ वो हमारी एसिडिक है, ठीक है, कौन सी चीज़ हमारी बेसिक है, या एसिड जो है वो रेड लिटमस को क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को क्या करते हैं, ये सारे क्वेश्चन। प्लस इसके अंदर एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट आती है, न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस, राइट। क्या आता है, न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस आता है। बच्चे बहुत सारे पूछते हैं कि मैम हमें बता दीजिए न्यूट्रलाइजेशन, बताते हैं हम क्लास में, फिर भी वो इसका जो है न्यूट्रलाइजेशन लिख आते हैं, लेकिन वो उसकी इक्वेशन लिख करके नहीं आते हैं। तो क्या है ये न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि प्रोसेस है, किस चीज का प्रोसेस है, न्यूट्रलाइज करने का। किस चीज को न्यूट्रलाइज करने का, एसिड जो है वो बेसिस की प्रॉपर्टीज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और जो बेसिस है वो एसिड की प्रॉपर्टीज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यानी कि एसिड जो है वो बेस की जितनी प्रॉपर्टीज है उनको खत्म कर देंगे एक तरीके से। इसी तरीके से जो बेसिस है वो एसिड की प्रॉपर्टीज को खत्म कर देंगे, और ये एक नया सब्सटेंस बनाएंगे, और उस नए सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, सॉल्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम, सॉल्ट्स कहते हैं। तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि जब एसिड्स और बेस आपस में मिलते हैं तो ये क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी कि खत्म कर देते हैं, और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसको कि हम कहते हैं सॉल्ट्स। तो यही प्रोसेस हमारा, यानी एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो वो दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं या खत्म कर देते हैं, और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसको कि हम कहते हैं सॉल्ट्स। इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पे आप इसको और एक्सप्लेन करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग कोई भी एक केमिकल इक्वेशन की एग्जाम्पल ले लेंगे। कोई भी आप एक एसिड ले लीजिए, सपोज कीजिए हमने क्या लिया, कोई भी एक हमने एसिड ले लिया, एसिड जो कि आप लोग क्लास में पढ़ते हैं HCl ले लिया, जैसे सपोज करो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया आपने, और कोई भी एक आपने क्या ले लिया, बेस ले लिया NaOH सपोज कीजिए, ठीक, आपने क्या ले लिया, NaOH ले लिया। तो ये क्या है, ये एक आपका बेस है, ये एक आपका एसिड है। तो जब एसिड और क्या मिल गया आपका, बेस मिल गया, क्या बन गया आपका NaCl, यानी कि ये Na जो है पॉजिटिव है और ये क्या चीज है, नेगेटिव है। तो ये इसके साथ में मिला करके क्या बना लेता है, NaCl। ठीक, बचा क्या लास्ट में, एक H ये बचा, एक H ये बचा, एक O ये बचा। तो क्या लग रहा है इसको, क्या बनेगा, ये बन जाएगा, दो H है यानी कि H2O, यानी कि वाटर, सिंपल। और ये NaCl, इसका मतलब क्या है, सोडियम क्लोराइड। ये क्या होता है आपका, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है वो एक आपका सॉल्ट होता है। ठीक, ये आपकी सिंपल सी इक्वेशन है। अगर आपको कोई और बड़ी इक्वेशन याद ना रहे तो आप ये सबसे सिंपल इक्वेशन न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस में लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपके इंडिकेटर्स आते हैं, ठीक है। सपोज ये आ जाएगा कि नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि टर्मरिक है आपका, राइट, और चाइना रोज है, ये सब आपके क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। ठीक, डाइस के तौर पे जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में से इतना ही है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिफरेंस है, बाकी रही आपकी एक्सरसाइजेस की बात, कीवर्ड्स की बात, वो चीज़ें आपको सारी की सारी करनी है। अच्छा, एक चैप्टर और है जिसमें बच्चे थोड़े से वो रहते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, तो मैं उसे अभी बाद में लूंगी। एक चैप्टर है आपका हीट वाला। हीट में क्या रहता है, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है, इंसुलेटर्स पढ़ना है आपको, कंडक्टर्स पढ़ना है। इंसुलेटर्स क्या होते हैं आपके, वो होते हैं जो अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर नहीं होने देते, दे आर कॉल्ड एज द इंसुलेटर्स। क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर्स कहलाते हैं, जो अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर नहीं होने देंगे। और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कंडक्टर्स। कंडक्टर्स का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि जो अपने अंदर से हीट को कंडक्ट होने देंगे, दे आर कॉल्ड एज द कंडक्टर्स। सिंपल एज दैट। तो अब ये आप अपनी डेली लाइफ में भी देखते हो, किस चीज से हम लोग किचन में सपोज कीजिए काम कर रहे हैं, किस चीज से हाथ जल जाता है हमारा, जो भी चीजें हमारी मेटल्स की होती हैं, ठीक है ना, कोई भी चीज आपकी मेटल की है, आपके घर पे आप चाय बना रहे हो, आपकी एल्युमिनियम की केटल है, स्टील की केटल है, आप उसे टच करोगे आपका हाथ जल जाएगा। इसका मतलब क्या है, वो आपका कंडक्टर है, उसके अंदर से हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, कोई स्पून लगा हुआ है आपका, तो वो स्पून क्या है, वो हीट को कंडक्ट कर रहा है, स्टेनलेस स्टील का है, मेटल का है, तो वो आपके हीट को कंडक्ट कर रहा है, तो वो किस में आ जाएगा, कंडक्टर्स में आ जाएगा। इसी की जगह पे
अगर आप लकड़ी का स्पून यूज करते हैं तो क्या होता है, उससे आपका हाथ नहीं जलता। इसका मतलब क्या है, वो अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर नहीं होने दे रहा है, यानी कि लकड़ी, ठीक है, या प्लास्टिक। तो ये चीजें किस में आ जाएंगी, इंसुलेटर्स में आ जाएंगी, यानी कि जो चीज अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर नहीं होने देती वो चीजें क्या कहलाती हैं, वो इंसुलेटर्स कहलाते हैं। इसके अलावा है कंडक्शन, ठीक है, कि कंडक्शन जो है वो क्या होता है। कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से एक मेटल से दूसरे मेटल में हीट जो है वो ट्रांसफर होती है, ठीक। कंडक्शन, एक मेटल से दूसरे मेटल में हीट जो है वो ट्रांसफर होती है। जैसे सपोज कीजिए आपका ये क्या चीज है, ये आपका एक मेटल का कोई भी बोल है, ये गर्म कर रहे हैं, अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। इसके अंदर अगर आपने कोई एक स्पून डाल दिया, वो इससे यूं करके टच हो रहा है, तो क्या होगा, क्योंकि ये गर्म हो रहा है इस वजह से ये वाला स्पून भी गर्म हो जाएगा जब आप इसे टच करेंगे। आप इसे टच ना करें, ठीक, अगर आप इस स्पून को टच करेंगे तब आपका हाथ जल जाएगा। इसका मतलब क्या, हीट जो है वो कंडक्ट हो रही है। यानी कि कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन या तो मेटल्स के बीच में होगा, या फिर आपका लिक्विड और मेटल के बीच में भी होगा, वो भी आपका कंडक्शन होगा, राइट। एक चीज और आती है, एक आता है इसमें कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या रहता है, कन्वेक्शन जो है वो आपका रहेगा एयर के बीच में, राइट। कंडक्शन देन कन्वेक्शन, यानी कि कन्वेक्शन यानी कि एयर टू एयर। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में एसी चलता है, जो आपका रूम है, रूम के अंदर क्या होगा, यहाँ पे आपका एसी लगा हुआ है, यहाँ की हवा क्या सी होगी, आपकी ठंडी होगी, कूल होगी। लेकिन इस रूम के बाहर की हवा क्या होगी, यहाँ पे सारी आपकी हॉट एयर होगी, राइट। तो हॉट एयर होगी। अब क्या होगा, अगर आप यहां से विंडो खोल देते हैं, कोई भी एक डोर खोल देते हैं, ये सारी की सारी हवा क्या होगी, अंदर रूम में आ जाएगी और आपका रूम क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, राइट। क्या होगा, आपका रूम गर्म हो जाएगा। यानी कि जो हॉट एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कूल एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ में आपस में मिक्सअप हो जाएंगे, और जो इस रूम की ठंडी हवा थी ये इसको भी गर्म कर देंगे। दिस इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन, यानी कि एयर के मॉलिक्यूल्स में जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो आपका कन्वेक्शन कहलाता है। इसके अलावा एक चीज और है, रेडिएशंस, ठीक। बच्चे थोड़े इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि मैम रेडिएशंस क्या है। एक बार बताइए, कभी आप गर्मियों में, ठीक है, बाहर निकल के जाते हैं, या आपकी कोई भी सामान है बाहर रखा हुआ है धूप में, आप सनलाइट में रखते हो कोई भी चीज, अम्मी लोग हमारी सनलाइट में रखती हैं बहुत सारी चीजें, ठीक है। कोई भी आपने एक वहां पे स्टील का ग्लास रख दिया, सपोज कीजिए, या आपने ग्लास रख दिया वहां पे, क्या होगा, ये गर्म हो जाएगा। क्या वहां पे आपने कोई हीट दी थी, नहीं दी थी, राइट। क्या आपने कोई वहां पे ग्लास में इलेक्ट्रिसिटी लगा रखी थी, नहीं लगा रखी थी। क्या आपने वहां गैस का सिलेंडर जला के रखा था, नहीं रखा था, लेकिन ये फिर भी गर्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि सन से आने वाली जो रेज हैं, सन से जो रेज आ रही हैं उनके अंदर होते हैं रेडिएशंस, जिनको आप क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस। क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस, ठीक। ये इंफ्रारेड रेडिएशंस जो होते हैं इनका कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ते हैं उसको हीट अप कर देते हैं, राइट। तो रेडिएशंस जो है, रेडिएशंस को पहुंचने के लिए किसी भी एक तो मीडियम की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है, सन से डायरेक्टली रेज आ रही हैं और वो इस ग्लास को क्या कर रही हैं, गर्म कर रही है। ये ग्लास किस चीज का है, ये स्टील का ग्लास है, ये इसको क्या कर रही है, गर्म कर रही है। यहाँ पे कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लाइट आ रही है और वो इसके ऊपर पड़ रही है। तो रेडिएशन ये होता है, यानी कि इसमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमने कंडक्शन में देखा, एक गर्म आपका क्या रखा हुआ था, पतीला रखा हुआ है और उससे स्पून टच हो रहा है ना, गर्म पतीले में आपने डाल दिया, खाना बना रहे हैं आप, आपने उसके अंदर डाला तो वो स्पून क्या था, वो टच हो रहा था, तो उससे वो गर्म हो गया। लेकिन यहाँ पे कोई चीज टच नहीं हो रही, ग्लास यहाँ पे रखा हुआ है आपका, सन से आपकी रेज आ रही है जिनके अंदर से आपके रेडिएशंस निकल रहे हैं और जो कि डायरेक्टली इसको गर्म कर रही है। दिस इज कॉल्ड एज रेडिएशन। तो बच्चे थोड़ा सा इसको नहीं समझ पाते हैं कि मैम रेडिएशन क्या होता है, क्योंकि हम इसको देख नहीं पाते ना अपनी आंख से, इसलिए थोड़ा बच्चे मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि मैम रेडिएशन क्या होता है। तो मतलब ये इन द फॉर्म ऑफ द रेज होगा। जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो आपकी है सनराइज, जिसमें से आपके इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलते हैं। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, व्हाट इज कंडक्शन, व्हाट इज कन्वेक्शन,
एंड व्हाट इज रेडिएशन। इसमें भी बेटा आपके डायग्राम्स हैं, ठीक है, ये शो करने के लिए कि कंडक्शन शो करिए, कहाँ पर रेडिएशन हो रहा है वो शो करिए, कहाँ पे कन्वैक्शन हो रहा है ये चीज शो करिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है ये हीट वाला चैप्टर था, और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स। तो ट्रांसपोर्टेशन शन है ये, राइट, तो दिस इज अ प्रोसेस। क्या रहेगा ये? प्रोसेस रहेगा। किस चीज का प्रोसेस? ट्रांसपोर्ट होने का प्रोसेस, ठीक है। ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं आप? नकलो हमल को कहते हैं। किसको कहते हैं? नकलो हमल, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे आप अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं, आप स्कूल आते हो, राइट, किससे आते हो? बाइसिकल से आते हो, स्कूटर से आते हो, कार से आते हो, जिससे भी आते हो। तो आप क्या करते हो? अपने घर से चलते हो कहाँ तक? स्कूल तक। तो आप किसी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, किसी एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो आप वहां से वहां तक आ रहे हैं, आपको वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया। जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, आपके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे कि लैंड ट्रांसपोर्ट होता है आपका, राइट। तो आप लैंड ट्रांसपोर्ट यानी कि जमीन पे चलने वाली चीजें, जिसमें कि आप बस ले लोगे, कार ले लोगे, ट्रक ले लोगे, सब चीज ले लोगे, राइट। इसके बाद में होता है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या? पानी में चलने वाली चीजें, जैसे कि आपका शिप होता है, बोट होती हैं, ये सब चीजें होती हैं। फिर ये आपका लैंड हो गया, ये वाटर हो गया आपका। फिर एयर ट्रांसपोर्ट, जिसमें क्या आपके क्या आ जाते हैं? हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं, प्लेन्स आ जाते हैं, राइट। तो ये हो जाता है आपका एयर ट्रांस। सिमिलरली क्या होता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स की बॉडीज में ट्रांसपोर्ट होता है। किस चीज का? वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। अगर हम बात करें प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन की, तो प्लांट्स में क्या क्या चीज ट्रांसपोर्ट होती है? भाई वाटर ट्रांसपोर्ट होगा, मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होंगे, और क्या चीज ट्रांसपोर्ट होगी? जो वहां पे खाना बन रहा है प्लांट की बॉडी में, क्योंकि प्लांट्स भी क्या है? दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। प्लांट्स क्या है? ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनके अंदर भी तो ट्रांसपोर्ट होने की जरूरत है कि नहीं है? और इनकी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं उनका भी रिमूवल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब देखिए, अगर हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स अगर हम देखते हैं तो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? देखिए, ये आपका एक प्लांट है, आपने प्लांट बनाया, राइट। ये क्या है? रूट्स। कहां पर होती हैं? हम सभी लोग जानते हैं, जमीन के अंदर होती हैं। जमीन के अंदर क्या होता है? वाटर होते हैं एंड मिनरल्स होते हैं, राइट। क्या होते हैं? वाटर होते हैं एंड मिनरल्स होते हैं, ठीक। इसके बाद में जो पौधे की पत्तियां होती हैं वहां पर क्या होता है? फूड होता है। ये पौधे की पत्ती के अंदर फूड होता है मौजूद, ठीक। अब पौधों के अंदर ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता होगा? क्योंकि आप लोग ये सोचते होंगे कि लिविंग तो है लेकिन इनके अंदर ऑर्गन्स नहीं होते हैं, टिश्यूज हैं इनके अंदर, राइट। तो प्लांट्स के अंदर जो वाटर एंड मिनरल्स हैं वो जाइलम टिश्यू के जरिए, किसके जरिए बेटा? जाइलम टिश्यू के जरिए ऊपर जाता है। ये रहा आपका जाइलम टिश्यू, ठीक। ये क्या करता है? जाइलम टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम, ये दो आपके टिश्यूज होते हैं जो कि प्लांट्स के अंदर होते हैं, जिनको क्या हम कहते हैं? कंडक्टिंग टिश्यूज। क्या कहते हैं हम? कंडक्टिंग टिश्यूज। क्यों? क्योंकि ये जो है वाटर, मिनरल्स और फूड को कंडक्ट करते हैं। तो जो जाइलम है, जाइलम क्या चीज कंडक्ट करता है? जाइलम जो है वो वाटर को कंडक्ट करता है हमेशा। जाइलम क्या चीज करता है? जाइलम वाटर को कंडक्ट करता है। तो वाटर कहाँ पे होता है? नीचे होता है। तो पानी हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा? नीचे से हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। इस वजह से हम बोलते हैं कि जाइलम का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा अपवर्ड मूवमेंट होता है। क्या होता है? जाइलम का मूवमेंट हमेशा अपवर्ड मूवमेंट होता है। अच्छा, अब ये ऊपर पानी चढ़ता क्यों है? क्वेश्चन आता है मेरे माइंड में, ये पानी ऊपर चढ़ता क्यों है? आप लोग हमेशा कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे, राइट। स्ट्रॉ लगा करके आपने पिया, अब क्या करते हो? उसे सक करते हो ऐसे करके, ठीक है। जब आपने सक किया तो क्या होता है? यहाँ पे जो आपके माउथ के पास एंड है स्ट्रॉ का, ठीक, और एक एंड ये होता है जो कि आपने कोल्ड ड्रिंक में डाल रखा हुआ होता है। जब आप इसे यहाँ से सक करते हैं
तो यहाँ से क्या होता है, जो भी स्ट्रॉ के अंदर एयर होती है वो सारी की सारी रिमूव हो जाती है और इस वाले एंड पर स्ट्रॉ के एक सक्शन पुल प्रोड्यूस होता है। एंड दैट सक्शन पुल क्या करता है, वो सक्शन पुल एयर प्रेशर कम होने की वजह से यहाँ से पानी को ऊपर की तरफ चढ़ाता है जब आप उसे सक करते हो। सिमिलरली पौधों के अंदर यहाँ पे सतह पर क्या चीज प्रोड्यूस होती है, सक्शन पुल प्रोड्यूस होता है। क्या चीज प्रोड्यूस होता है, सक्शन पुल प्रोड्यूस होता है। वो सक्शन पुल जो है वो ट्रांसपिरेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। आपने प्रोसेस पढ़ा है ट्रांसपिरेशन, TRANSPIRATION, ट्रांसपिरेशन। ये क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्लांट की बॉडीज में सक्शन पुल प्रोड्यूस करता है। यानी कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेसेस ऑफ द लीव्स, क्योंकि वहां से सरफेसेस जो हैं लीव्स के, यहाँ पे क्या चीज मौजूद होते हैं, स्टोमेटा मौजूद होते हैं लोअर सरफेसेस पे, अपर पे भी होते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, पानी कॉन्टिन्यूअसली एवोपरेट होता है जिसकी वजह से यहाँ पे सक्शन पुल प्रोड्यूस होता है और इस सक्शन पुल की वजह से पानी जमीन से ऊपर की तरफ हमेशा प्लांट्स में चढ़ता है। तो ये कौन करता है, जाइलम टिश्यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है फूड। फूड कहाँ पर होता है हमारा, ऊपर की तरफ होता है। तो क्या रहेगा, फूड हमेशा हमारा क्या होगा, या तो नीचे की तरफ जाएगा या इधर जाएगा। इसके अलावा यहाँ भी ब्रांचेस हैं, इन ब्रांचेस में भी जाएगा, नीचे स्टेम में भी जाएगा और रूट्स में भी जाएगा। और ये कौन करेगा कंडक्ट, ये करेगा फ्लोएम। कौन कंडक्ट करेगा, फ्लोएम। ठीक, यानी कि कंडक्शन ऑफ वाटर जो है वो जाइलम करता है और कंडक्शन ऑफ फूड जो है वो फ्लोएम करता है। हम इस चीज को याद करने के लिए, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जाइलम वाटर को कंडक्ट करता है या फूड को, तो आप ऐसे करके कर सकते हैं, ये भी फा से है फ्लोएम और फूड भी किससे है, फा से है। तो फ्लोएम फूड, हम इस तरीके से इसका कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं कि हम इसका मतलब थोड़ा सा रिदम बना लेते हैं, फ्लोएम एंड फूड। तो फ्लोएम जो है वो फूड को कंडक्ट करता है। यहाँ पे जैसे कि हमने बताया कि जाइलम का जो मूवमेंट है वो अपवर्ड मूवमेंट होता है, लेकिन फ्लोएम का मूवमेंट यहाँ पे हमने क्या देखा, नीचे भी जा रहा है, साइड्स में भी जा रहा है, ऊपर की तरफ भी जा रहा है। यानी कि फ्लोएम का मूवमेंट मल्टी डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, मल्टी डायरेक्शनल, यानी कि ये हर तरफ होगा, मल्टी डायरेक्शनल होगा, ऊपर भी नीचे भी साइड्स में भी जाएगा। तो ये होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इसी के जरिए मिनरल्स जो हैं पानी के जरिए ऊपर पहुंचते हैं। इसी तरह से यहाँ पे खाना, जो हमने अभी फोटोसिंथेसिस पढ़ा था कि जो है वाटर एंड मिनरल्स की प्रेजेंस में, तो वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से आया, वो इसी तरीके से आया कि जो जाइलम टिश्यू मौजूद थे हमारे रूट्स के अंदर, उन्होंने कहाँ पे पहुंचा दिया पानी को, ऊपर लीव्स तक पहुंचा दिया अलोंग विद द मिनरल्स। इसके बाद में आता है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। अच्छा, एनिमल्स में ये ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किसके जरिए होता है, एनिमल्स में ये ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के जरिए होता है। ब्लड क्या चीज है, आपको ब्लड के बारे में पढ़ना है, पूरा ब्लड के फंक्शंस पढ़ना है आपको पूरे, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और ये ब्लड जो है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है वो चीज हमें बतानी है। ठीक है, तो आई होप आप लोग ने ब्लड के बारे में सब कुछ पढ़ रखा होगा। ब्लड जो है वो क्या करता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है आपके ऑक्सीजन को भी, प्लस जो आपने खाना खाया उससे जो आपको न्यूट्रिएंट्स मिले, जब वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गए, तो बॉडी के हर एक पार्ट में, यानी कि ये हमारा टिश्यू है, ये छोटी सी, इवन आपके पैर की छोटी वाली फिंगर, वहाँ पे भी आपके न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। ठीक है, बॉडी के हर एक पार्ट में, हर एक सेल में आपके न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं और उन्हीं से आपको एनर्जी मिलती है, जिसको कि आप अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब ये ब्लड जो है वो कैसे पहुंचाता है, क्योंकि ब्लड जो है वो हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है, सर्क्यूलेट करता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सर्क्यूलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं, सर्क्यूलेटरी सिस्टम बोलते हैं। यानी कि ब्लड का फ्लो होना, कहां से कहां तक और कैसे फ्लो होता है, अब ये चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स को या ब्लड के सर्कुलेशन को जो हम स्टार्ट करते हैं बेटा, वो हम स्टार्ट करते हैं लंग्स से। ठीक, लंग्स, ये मैंने आप लोग को डायग्राम बनवा रखा है। ठीक है, लंग्स यहाँ पे आपको बनाना है, ये बॉडी का एक पार्ट है। इसके बाद में आता है आपका हार्ट। हार्ट क्या होता है आपका, 4 चैम्बर्ड होता है। ह्यूमन हार्ट आपका क्या होता है, 4 चैम्बर्ड होता है, राइट। ठीक, इधर वाला पोर्शन जो है वो आपका लेफ्ट साइड कहलाती है,
इधर वाला जो साइड है वो आपकी राइट साइड कहलाती है, क्योंकि हम ऐसे खड़े हैं, आप हमें सामने से देख रहे हैं, तो ये हमारी लेफ्ट साइड है और ये हमारी राइट साइड है। ठीक है, तो हार्ट के ऊपर वाले दो चैम्बर्स जो हैं वो आर्टरियम कहलाते हैं और नीचे वाले जो दोनों चैम्बर्स हैं वो वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट आर्टरियम, ये हो जाएगा आपका राइट आर्टरियम, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल। राइट, इसके बाद में आपको बनाना है बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स, क्योंकि हम लंग्स ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं। ये है आपकी बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। अब होता क्या है, लंग्स के अंदर क्या चीज होती है, ऑक्सीजन होती है, राइट, जो कि हम इनहेल करते हैं, मिक्सचर ऑफ द गैसेस हम इनहेल करते हैं। इसके बाद में एल्वियोलाई में पहुंचने के बाद में क्या होता है, एल्वियोलाई में पहुंचने के बाद में जो हमारे ब्लड में आरबीसीज होते हैं, ये हमने फंक्शंस ऑफ द ब्लड में पढ़ चुके हैं कि आरबीसीज जो होते हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन का जो काम है स्पेशली वो यही होता है कि ऑक्सीजन को वो एब्जॉर्ब करे। क्या करता है, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन को वो एब्जॉर्ब करता है। जब उसने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया तो यहाँ पे जितना भी ब्लड है यहाँ पे सारा का सारा ऑक्सीजन रिच ब्लड रहेगा। अब होता है क्या है, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स से निकलता है। निकलने के बाद में किस में जाता है, पल्मोनरी वेन। किस में जाता है, पल्मोनरी वेन। इसको हम पल्मोनरी वेन क्यों कहते हैं, क्योंकि लंग्स से रिलेटेड जो भी चीज होती है उसके लिए टेक्निकल टर्म होती है पल्मोनरी। ठीक, तो ये ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो हमारा पल्मोनरी वेन में जाता है। पल्मोनरी वेन इसको लेकर जाती है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम में इसको डाल देती है। ठीक, तो यहां पर आपका क्या है, ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड या आप कह सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आ गया ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक, अब क्या होगा, लेफ्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये ब्लड जो है ये नीचे ड्रॉप हो जाएगा, जिसको क्या आप कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक, साइमल्टेनियसली लेफ्ट आर्ट्रिकल जो है वो आपका रिलैक्सिंग पोजीशन में आ जाएगा। इनका कॉन्ट्रैक्शन यानी लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल प्लस राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, इनका जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है वो साइमल्टेनियसली होता है। ये नहीं कि बहुत बहुत देर के बाद में हो रहा है, साइमल्टेनियसली एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक रिलैक्स करेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक रिलैक्स करेगा। ठीक, तो इसके लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका किस में आ जाता है, मेन एओर्टा में आ जाता है, जिसको कि आप मेन आर्टरी भी कह सकते हैं या आप मेन एओर्टा कह सकते हैं। राइट, मेन एओर्टा में आता है। अब ये मेन एओर्टा जो है वो आगे जाकर आपकी डिवाइड हो जाती है किसमें, डिफरेंट आर्टरीज में, और ये आर्टरीज जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाती हैं। यहां से ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो मेन एओर्टा से होता हुआ आर्टरीज के जरिए बॉडी के तमाम पार्ट्स में पहुंच जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा बॉडी। बॉडी के हर एक पार्ट में, हर एक सेल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हमारी बॉडी के हर एक सेल में क्या चीज होती है, यहाँ पे मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। तो क्या होता है, जब ब्लड हमारा बॉडी के तमाम पार्ट्स में जाता है एक्सेप्ट द लंग्स, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड। क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, अब जब ये बॉडी से बाहर आता है तो ये ब्लड गिरता है मेन वेन में। किसमें जाता है, मेन वेन में। जैसे यहाँ पे मेन आर्टरी थी या एओर्टा था, इसी तरीके से बॉडी से जो ब्लड फ्लो होता है वो आपका जाता है मेन वेन में। ठीक, मेन वेन के जरिए तमाम वेन से इकट्ठा होकर के ब्लड मेन वेन के जरिए हमारा राइट एट्रियम में जाता है, और ये ब्लड हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच था, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, क्योंकि जब ये बॉडी के हर एक सेल में गया था तो इसमें से ऑक्सीजन निकल गई थी और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गई थी। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरियम में आ गया। राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल, जिस तरीके से यहाँ पे हुआ था, राइट वेंट्रिकल से अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बाहर आता है हार्ट में से, और ये फिर से लंग्स के अंदर चला जाता है ताकि इसके अंदर ऑक्सीजन दोबारा से मिक्सअप हो जाए।
जब ब्लड राइट वेंट्रिकल से निकलता है तो ये किस में गिरता है? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेकर के जाती है लंग्स में, ताकि इसके अंदर दोबारा से ऑक्सीजन जो है वो मिक्स अप हो जाए और ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड हो जाए। तो यहां से हमारी साइकिल स्टार्ट हुई थी पल्मोनरी वेन से, और एंड कहां हुई? पल्मोनरी आर्टरी, जब लंग्स में ब्लड आ गया। ठीक, तो दिस कंप्लीट्स द वन साइकिल ऑफ द ब्लड। ठीक है, इसमें क्या होता है? ब्लड जो है वो हार्ट से 2 बार गुजरता है, एक बार लेफ्ट साइड में और एक बार राइट साइड में। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। आगे बात समझ में? और इसी डबल सर्कुलेशन की वजह से ऑक्सीजन प्लस मिनरल्स जितने भी हैं हमारे बॉडी के तमाम सेल्स में पहुंच जाते हैं। ठीक, आई होप आप लोगों की ये चीज समझ में आ गई होगी और यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बट इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आता है आपका एक्सेप्शंस जो हैं आपके। एक तो एक्सेप्शन ये है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है आपका पल्मोनरी वेन से क्वेश्चन बनता है कि किसके अंदर जो है ऐसी वेन कौन सी है जिसके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, क्योंकि यहाँ से जितनी वेन्स निकल रही हैं सब में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। तो पल्मोनरी वेन इज द वेन जिसके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। दिस इज द सिंगल वेन। सिमिलरली इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी आर्टरी है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी आर्टरी निकल रही है, मेन एओर्टा से जितनी भी आर्टरीज निकल रही हैं सबके अंदर आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड है। तो ऐसी कौन सी आर्टरी है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है? दैट इज पल्मोनरी आर्टरी होती है। ठीक, तो डिफरेंस आ जाता है कभी कभी कि आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस क्या होता है। तो आर्टरीज ए से आप आर्टरीज होती है और ए से होता है अवे। आप ऐसे करके इसे याद कर सकते हैं कि आर्टरीज क्या होती हैं? जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं। यहाँ पे लिखा है ए फॉर आर्टरी एंड ए फॉर अवे। तो जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जा रही होंगी दे आर कॉल्ड एज द आर्टरीज, और जो हार्ट को की तरफ ब्लड लेकर के आ रही हैं, ठीक है, ये जैसे कि लेकर के आ रही हैं आपकी वेन्स, दे आर कॉल्ड एज द वेन्स। तो ये डिफरेंसेस इसमें आते हैं। और इसमें क्या रहता है, क्योंकि इनका जो प्रेशर होता है आर्टरी में जो ब्लड चलता है, क्योंकि डायरेक्टली ये हार्ट से आ रहा है इसलिए ये ज्यादा प्रेशर पे चलता है, इस वजह से इनका जो होती है इनकी वॉल थिक होती है। ठीक, इनकी वॉल थिन होती है। क्यों होती है थिन भाई? वो इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो है वो थोड़ा सा लो रहता है ब्लड का, क्योंकि हमारी बॉडी से ब्लड निकल रहा है इस वजह से। तो इस टाइप के इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। आई होप ये चीज आपके समझ में आती होगी एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम ऑल्सो। और बेटा इसके अंदर कुछ डायग्राम्स हैं आपके। हार्ट का डायग्राम है, राइट, आर्टरीज एंड वेन्स का डायग्राम है, ये आपका रे डायग्राम है। ये आपके समझने के लिए कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है एक्चुअली इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है, प्लस जो आपका आर्टरीज वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, क्या होती हैं, जो कनेक्शन बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन्स आर कॉल्ड एज द कैपिलरीज। तो ये वाले जो डायग्राम्स हैं प्लस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ये सब चीज़ आपको करनी है। आई होप यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। और अभी आपका 10 तारीख को पेपर है, कल आपका गैप है। और अगर कोई आपको कंफ्यूजन है बेटा, ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो यू कैन आस्क टू मी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज पे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। अगर इसमें से भी अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आया तो यहाँ से भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो और भी चीज़ हैं, जहाँ पर भी जो चीज़ समझ में नहीं आई है आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस का चैप्टर है, बहुत आसान है, जो डेली लाइफ में आपके होता है। पेंसिल को शार्प कर रहे हैं आप, दैट इज कॉल्ड एज अ फिजिकल चेंज। एंड केमिकल चेंज कोई एक ऐसा चेंज होता है जो कि मतलब नॉन रिवर्सेबल होता है, उसको आप वापस नहीं ला सकते, जैसे कि बर्निंग, कंबक्शन। तो ये सब आपके क्या है, केमिकल चेंजेस हैं। और केमिकल चेंज में हमेशा एक बात याद रखिए बेटा कि उसके अंदर कोई ना कोई नया सब्सटेंस बनेगा, वही आपका एक केमिकल चेंज होगा, राइट। फिर इसके अंदर एक आपका और चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या रहता है आपका, इलेक्ट्रिक करंट, और उसके 2 इफेक्ट होते हैं। एक आपका हीटिंग इफेक्ट होता है। हीटिंग इफेक्ट में आपकी प्रेस गर्म हो जाती है। अगर आप स्विच ऑन करें प्रेस का प्लग लगा करके तो वो प्रेस आपकी गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से आप रिंकल्स निकाल सकते हैं कपड़ा में से। हीटर है, ठीक है, आपका रूम हीटर आप चलाते हैं
तो वो क्या होता है, गर्म हो जाता है, उससे आप हाथ सेकते हैं, ठीक है, खाना भी बना सकते हैं आप, इंडक्शन है, आप उसमें स्विच ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी उसमें, तो दे आर कॉल्ड एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। और दूसरा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब ये है कि मतलब अगर किसी क्वाइल में आप करंट पास करते हैं तो वो मैग्नेट की तरह से बिहेव करने लगती है, यानी कि अगर आप उसके पास कोई लोहे की चीज लेकर आएंगे तो वो उसको अपनी तरफ खींच लेगी और वो उसको चिपका लेगी। तो मैग्नेट का काम क्या होता है कि वो किसी भी लोहे के सब्सटेंस को अपने ऊपर चिपका लेती है। तो यही चीज है कि मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्विक रिवीजन ऑफ द मिड टर्म एग्जामिनेशन। तो आई होप आप लोग पेपर अच्छा देंगे और सोच समझ के पेपर करेंगे। बेटा पेपर को पहले अच्छे से पढ़िएगा और उसके बाद में उसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा, जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं आपको कि किस तरीके से आपको लिखना है, क्या करना है। तो इंशाल्लाह अपनी तबीयत ठीक रखिए और अच्छे से पेपर को दीजिए। ऑल द बेस्ट एंड दिस इज ऑल अबाउट फॉर द क्विक रिविजन्स फॉर योर मिड टर्म एग्जाम, साइंस एग्जाम which will be held on 10th of September. Thank you so much. Good night. Allah Hafiz.